पेश खिदमत है कहानी पहाड़ी जिन। आप कभी किसी जिन से मिले हैं? नहीं मिले? चलिए आपकी मुलाकात मुल्क नॉर्वे के जिनों से करवाते हैं। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं। इन जिनों के कुछ रिश्तेदार इंग्लिस्तान में भी रहते हैं, और अगर आपने कभी किसी परी, जलपरी, चुड़ैल या भूतने को देखा हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्वे के जिन कैसे होते हैं। ये कहानियाँ जो आप अभी सुनेंगे चुड़ैलों, भूतनों और जिनों की हैं, और इतनी पुरानी है जितना नॉर्वे का मुल्क खुद पुराना है। बड़े बूढ़े सदियों से अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाते आए हैं। जब बच्चे बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को यही कहानियां सुनाते हैं। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और चलता रहेगा। नॉर्वे के पहाड़ी जिन की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ, मैंने एक बड़े मियाँ से सुनी थी। ये बड़े मियाँ बहुत बूढ़े थे और जिंदगी भर नॉर्वे के घने जंगलों, बुलंद पहाड़ों और खूबसूरत वादियों में घूमते रहते थे। नॉर्वे की वादी को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है। इन पहाड़ों पर चीड़ और देवदार के सब्ज दरख्त आसमान की तरफ सर उठाए खड़े हैं। गर्मियों के मौसम में नरम हवा उन्हें यूं झुलाती है जैसे लोरियां सुना रही हो। इन्हीं पहाड़ों से साफ शफाफ पानी के आबशार गिरते हैं और उनका पानी छोटी छोटी नदियों की सूरत में बहता हुआ नीली झीलों में जा गिरता है। इन नीली झीलों में जर्द कमल के फूल तैरते फिरते हैं। रुपहली मछलियां पानी की सतह के ऊपर उड़ते हुए मच्छरों और भूंगों को पकड़ने के लिए हाथ हाथ भर ऊंचा उछलती हैं। उनकी डुबकियों से पानी की आईने जैसी खामोश सतह पर छोटे छोटे भंवर और हल्की हल्की लहरें पैदा होती हैं। ये चीजें देखने वाले के दिल को लुभाती हैं। अगर कभी रात के वक्त आप नॉर्वे के साहिलों की सैर करने निकले और बहुत दूर पहाड़ों के पीछे चांद तुलू हो रहा हो तो शायद आपकी मुलाकात किसी जिन भूत से हो जाए। पहाड़ी जिन बहुत बड़ी शय होता है। जब वो जंगल में चलता है तो उसका सर चीड़ और देवदार के बुलंद दरख्तों से भी ऊंचा दिखाई देता है। बाज जिनों का एक सर होता है और बाज के एक से ज्यादा, मसलन 2 भी हो सकते हैं और दर्जन भर भी। सबसे बड़े जिन के सर सबसे ज्यादा होते हैं और वो बाकी जिनों से कद में भी बड़ा, मोटा, ताजा और भयानक होता है। वही उनका बादशाह भी होता है। पहाड़ी जिन्नों के सर तो कई कई होते हैं, मगर हैरत की बात यह है कि अक्सर आंख एक ही होती है और पेशानी के बीच में लगी होती है। मजे की बात यह है कि पहाड़ी जिन जब चाहें उस आंख को निकाल सकते हैं। आंख में मट्टी या तिनका वगैरह पड़ जाए तो वो झट से आंख निकाल कर धो धा कर साफ करके फिर से रख लेते हैं। इस तरह उनको ज्यादा अच्छा नजर आता है। पहाड़ी जिन आमतौर पर बहुत बुरे होते हैं। इंसानों को तंग करते हैं, बच्चों को डराते हैं और उन्हें उठाकर ले जाते हैं। पुराने जमाने में ये पहाड़ी जिन बड़े आदमियों को भी उठाकर ले जाते और अपने घरों में ले जाकर उनसे तरह तरह के काम करवाते। बेचारे इंसान उनके घरों में झाड़ू लगाते, सफाई करते, फर्श वगैरह धोते और जिन उन पर बेहद जुल्म किया करते। मगर खैर, ये तो पुराने जमाने की बात है। अब जमाना बदल गया है। जिन तो अब भी हैं, मगर अब ये इंसानों से डरते हैं। बड़े से बड़ा जिन भी इंसानों की बस्तियों की तरफ आने की जुर्रत नहीं करता। वो अपने पहाड़ी गारों में छुपे रहते हैं। पिछले जमाने में जब जिन किसी इंसान को पकड़कर ले जाते तो गांव के लोग किसी न किसी तरह उसको उन जालमों से छुड़ा कर ले आते। देहाती जानते थे कि अगर गिरजे का घड़ियाल बजाते हुए जाएं तो जिन करीब नहीं फटकते। घड़ियाल की गूंज जहाँ तक सुनाई देगी, जिन भूत प्रेत वहाँ से भाग जाएंगे। गूंज ख्वाह मीलों से सुनाई दे। जिनों को यूं लगता है जैसे घड़ियाल उनकी रूह खींच रहा है और उन्होंने कैदी इंसान को ना छोड़ा तो वो मर जाएंगे। घड़ियाल की गूंज से डरकर अक्सर जिन कैदी को छोड़ देते हैं। वो सूरज की रोशनी से भी खौफ खाते थे। जो ही किसी जिन की नजर सूरज पर पड़ती, वो या तो भाप बनकर उड़ जाता या गिरकर टूट जाता और किरची किरची होकर बिखर जाता। असल में जिन, भूत, चुड़ैलें सब अंधेरे की औलाद हैं। जो ही रोशनी आई, ये मरे या डर कर भागे। जिन खूबसूरत लोगों को पकड़कर बहुत खुश होते थे। हसीन और नाजों में पली शहजादियां तो उन्हें हमेशा से बहुत पसंद थी। एक दफा का जिक्र है कि नॉर्वे पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। वो जितना नेक दिल था इतना ही दुखी भी था। बादशाह की खूबसूरत मलका बादशाह से भी ज्यादा उदास रहती थी। खुदा ने उन्हें सब कुछ दे रखा था, मगर औलाद ना थी। उन्हें यही फिक्र खाई जा रही थी कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनका राजपाट कौन संभालेगा। रियाया भी इसी तरह सोचती थी, क्योंकि रियाया को अपने बादशाह से बेहद मोहब्बत थी। एक दिन सुबह के वक्त बादशाह शाही बाग में सैर कर रहा था।
वो आज भी उदास था और खिले हुए फूलों को हसरत से तक रहा था। उसे ये ख्याल सता रहा था कि काश उसके यहाँ भी फूलों जैसे मासूम बच्चे होते जो शाही बाग की रविशों और महल की गुलाम गर्दिशों में खेलते फिरते। महल में कितनी खामोशी है, मैं किस कदर अकेला हूँ। अचानक एक बूढ़ा बोना नमूदार हुआ। उसकी सफ़ेद दाढ़ी इतनी लंबी थी कि ज़मीन को छू रही थी। बादशाह उसको देखकर चलते चलते रुक गया। बोने ने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, आप उदास ना हो, अल्लाह अच्छे दिन लाने वाला है। अनकरीब आपके यहाँ 3 खूबसूरत बेटियां पैदा होंगी। उनके हुस्न की मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलेगी। लेकिन आलीजाह, एक बात याद रखिए, आपकी कोई बेटी उस वक्त तक महल से बाहर पाँव ना रखे जब तक सबसे छोटी बेटी 15 बरस की ना हो जाए। अगर आपने एहतियात से काम ना लिया तो तीनों शहजादियों को आंधी उड़ा कर ले जाएगी और आप उनको कभी ना देख सकेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज, मेरी नसीहत याद रखना। ये कहकर बोना गायब हो गया। बादशाह हैरत के आलम में जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। वो बूढ़े बोने की बातें सुनकर खुश तो था, मगर उसे अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बार बार अपने आप से पूछता था कि जो कुछ देखा और सुना ख्वाब था या हकीकत। कुछ देर बाद बादशाह होश में आकर मलका को खुशखबरी सुनाने गया। ये खबर सुनकर मलका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बोने की पेशन गोई सच साबित हुई। कुदरत ने बादशाह को 3 खूबसूरत बेटियां दी। सोना महल बच्चियों के कहकहों और मासूम बातों से आबाद हो गया। बच्चियां शाहाना शानो शौकत से परवरिश पा रही थीं। उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखा जाता था, मगर बूढ़े बोने की नसीहत को भी भुलाया नहीं गया था। महल की खिड़कियां और दरवाजे खुले रहते थे ताकि धूप और हवा कमरों के अंदर आ सके। हवा और नरम धूप के साथ बाग की चंचल तितलियां भी अंदर आ जाती, जिन्हें पकड़ने में शहजादियों को बड़ा लुत्फ आता। उन्हें महल की छत के नीचे हर किस्म के खेल खेलने की इजाज़त थी, मगर महल से बाहर कदम निकालना मना था कि कहीं आंधी उड़ा कर ले जाए। महल के हर दरवाजे पर एक लंबा तड़ंगा पहरेदार खड़ा रहता ताकि शहजादियां बाहर ना जा सकें। बाहर के खुशबू भरे दिन थे। शाम का सुहाना समा था। छोटी शहजादी की सालगिरह होने वाली थी। महल के नौकर चाकर कई हफ्तों से तैयारियों में मसरूफ होने की वजह से थक कर चूर हो चुके थे। बाहर की मस्त हवा ने उनके थके हुए जिस्मों पर नींद तारी कर दी और वो दिन ढलने के साथ ही गहरी नींद सो गए। सिर्फ शहजादियां और पहरेदार जाग रहे थे। शहजादियां बाहर की दुनिया देखना चाहती थीं। उनका जी चाहता था कि महल की छत के नीचे से निकलकर खुली फिजा देखें, बाग के रास्तों और रविशों पर दरख्तों के गंगा जमनी सायों में घूम कर लुत्फ उठाएं। तीनों ने आपस में मशवरा किया और दबे पांव ऊपर की मंजिल से उतरकर नीचे आ गईं। नीचे पहुंचकर सबसे बड़ी शहजादी मारिया ने करीब खड़े पहरेदार से कहा, आज का दिन कितना खूबसूरत है। आज आंधी आने का हरगिज इम्कान नहीं। क्या ख्याल है हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर घूम फिर आएं? जल्दी ही लौट आएंगे, हमें जाने दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, हरगिज नहीं, पहरेदार ने जवाब दिया और आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया ताकि शहजादियां बाहर ना जा सकें। यहाँ से नाउम्मीद होकर तीनों बहनें अगले दरवाजे पर पहुंची और वहां खड़े पहरेदार से भी बाहर जाने की दरख्वास्त की। अब के मंजली शहजादी ने बात शुरू की। उसका नाम एलिज़ाबेथ था। उसने पहरेदार से कहा, मेहरबानी करके हमें महल से बाहर जाने दें। आज मौसम अच्छा है, आंधी आने का डर नहीं। हम बस सुनहरी मछलियों वाले फवारे तक जाएंगी। फवारा ज्यादा दूर तो नहीं, अभी गए अभी वापस आए। नहीं, हरगिज नहीं, पहरेदार ने जवाब दिया। वो जानता था कि हर वक्त महल में बंद रहना बहुत मुश्किल है। बेचारी लड़कियां उकता गई हैं। बाग की रौनक उनको अपनी तरफ खींच रही है, मगर बादशाह के हुक्म के बगैर शहजादियों को बाग में जाने की इजाजत नहीं दे सकता था। इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। शहजादियां यहाँ से मायूस होकर बरामदे में से होती हुई उससे अगले दरवाजे पर पहुंची। जो ही वो दरवाजे के पास गई, माली हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लिए हुए लपका। वो हर रोज शहजादियों के कमरे में सजाने के लिए फूल लाया करता था। महल के खुले दरवाजे में से बाग का मंजर नजर आता था। हर तरफ रंगारंग फूल खिले थे। हवा में किस्म किस्म की खुशबू बसी हुई थी। नन्ही मुन्नी चिड़ियां चहचहा रही थीं। शहद की मक्खियों की भिन भिन, तितलियों का नाच और भंवरों की गूंज। इस दरख्त से उस दरख्त पर फुदकती गुलहरियां, उछलते कूदते खरगोश, बड़ी बड़ी आंखों वाले हिरन, झूमते दरख्त, जा बजा बहती शफाफ पानी की नहरें और नहरों पर झुके हुए फूलों के गुच्छे।
शहजादियों को बुला रहे थे। यूं लगता था कि सारा बाग इकट्ठा होकर उन्हें आवाज दे रहा है, आ जाओ, ये सब चीजें तुम्हारी राह देख रही हैं। सबसे छोटी शहजादी जेरदा ने पहरेदार से कहा, हमें बाग में जाने दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हम 2 मिनट में वापस आ जाएंगे। नहीं, मुझे अफसोस है कि मैं आपको महल से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं दे सकता। ये कहकर पहरेदार ने दरवाजा बंद कर दिया। शहजादी जेरदा फूट फूट कर रोने लगी। पहरेदार के रूखे जवाब और दरवाजा बंद कर देने से उसका दिल टूट गया। वो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी सिसकियां ले लेकर रोती रही। शहजादी को रोते देखकर पहरेदार का दिल पसीज गया। उससे शहजादी के आंसू देखे ना गए। उसने नरमी से कहा, बहुत अच्छा, अगर आप वादा करें कि आप मेरी नज़रों से 1 मिनट के लिए भी ओझल ना होंगी तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए बाग में जाने दूंगा। शहजादियों ने वादा किया और पहरेदार ने डरते डरते उन्हें बाग में जाने की इजाज़त दे दी। तीनों बहनें जिंदगी में पहली बार खुली फिजा में निकली थीं। बाग की नरम घास उनके पांव तले थी। सरों पर निखरा हुआ नीला आसमान और चारों तरफ दरख्त और फूलों के तख्ते। वो सर उठा उठाकर मीलों तक फैले हुए आसमान को देख रही थीं, इधर उधर घूम रही थी और नई नई चीजें देखकर खुशी से नाच गा रही थीं। वो एक दूसरे के पीछे भागती थीं। उनका हंसी के मारे बुरा हाल था। वो इससे पहले कभी इतना खुश नहीं हुई थी। तीनों ने फूल तोड़ तोड़ कर अपनी झोलियां भर ली। इस अरसे में वो तमाम वक्त पहरेदार की नजरों के सामने रही। बार बार हाथ हिलाकर उसको तसल्ली दे रही थी। वो भी मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। जब उनकी झोलियां फूलों से भर गईं तो बड़ी बहन मारिया ने कहा, चलो अब वापस चले। ऐन उसी वक्त सबसे छोटी शहजादी जेरदा की नजर क्यारी के सिरे पर उगे हुए एक नहायत खूबसूरत गुलाब पर पड़ी। ये गुलाब बहुत बड़ा और इतना खुशबूदार था कि उसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। शहजादियों ने ऐसा फूल कभी नहीं देखा था। जेरदा ने हैरत से फूल की तरफ इशारा किया, देखो आपा, देखो इस छोटे से पौधे में कितना बड़ा गुलाब लगा हुआ है। यूं लगता है टहनी पर नहीं, बस ऐसे ही हवा में लटक रहा है। वाह, मंजली बहन एलिजबेथ ने हैरत से कहा, इसे तो हम जरूर तोड़ेंगे, कितना प्यारा है। तीनों फूल तोड़ने के लिए एक साथ भागी। उनकी झोलियों में भरे हुए फूल रास्ते में बिखर गए। अगले ही लम्हे आसमान स्याह हो गया। इससे पहले कि शहजादियां पलटकर पहरेदार से कुछ कहती या वापस आती, हर गुप गुप अंधेरा छा गया। आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और पांव के नीचे जमीन इस तरह कांपने लगी जैसे जलजला आ गया हो। ये हालत कोई 1 मिनट रही, फिर आसमान साफ हो गया। लगता था जैसे कभी आंधी या तूफान आया ही ना हो। पहरेदार ने नजर दौड़ाई तो शहजादियों का नामो निशान तक न था। वो गायब हो चुकी थीं। बाग का कोना कोना छाना गया। कई दिन तक शहजादियों की तलाश जारी रही, लेकिन शहजादियां कहीं ना मिली। बादशाह और मलका गम से पागल हो गए। वो जोर जोर से शहजादियों को पुकारते थे, मारिया, एलिजबेथ, जेरदा, कहाँ हो तुम? बादशाह, जो अब बूढ़ा हो चुका था, इस गम को बर्दाश्त ना कर सका और बीमार हो गया। मलका बेचारी को बेटियों के यूं अचानक गायब हो जाने का गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो रोज बरोज कमजोर होती जा रही थी। आखिर वो भी बिस्तर पर पड़ गई। बादशाह ने फरमान जारी किया जिसमें कहा गया था कि जो शख्स शहजादियों को ढूंढ कर महल में पहुंचा देगा, उसकी शादी उस शहजादी से कर दी जाएगी जिसको वो पसंद करेगा। मुल्क और खजाने का आधा हिस्सा भी उसे इनाम के तौर पर दिया जाएगा। शहजादियों के गुम होने की खबर मुल्क के हर हिस्से में फैल गई। रियाया के बूढ़े और जवान, गरीब और अमीर, मोटे और दुबले, लंबे और ठिगने, बहादुर और बुजदिल, ताकतवर और कमजोर, सभी मर्दों ने किस्मत आजमाई, तकलीफें उठाई, कई कई महीने सफर करते रहे, मगर शहजादियों का कुछ अता पता ना मिला। इतनी खबर भी ना मिली कि बादशाह की इन खूबसूरत और भोली भाली बच्चियों पर क्या बीती। महल के पास ही एक गरीब बेवा का झोंपड़ा था। उसका एक ही बेटा था जो दुनिया भर का काहिल और निकम्मा था। वो गर्मियों के लंबे दिन किसी बाग में घास पर लेटकर ख्वाब देखने में गुजार देता। चित लेटा घंटों नीले आसमान की तरफ देखता रहता। सर्दियों की लंबी रातें बिस्तर पर गुजारता और किताबें पढ़ता रहता। वो कोई काम ना करता और न किसी चीज में दिलचस्पी लेता। उसका नाम था ओलिव। ओलिव की माँ अपने बेटे से बेहद मायूस थी। शहजादियों के गुम हो जाने की खबर ओलिव तक भी पहुंची। उसने भी बादशाह का ऐलान सुना। वो अक्सर उन नीली आंखों और सुनहरी बालों वाली शहजादियों के बारे में सोचा करता था। एक रोज उसने माँ से कहा, अम्मी, आप मेरे सफर की तैयारी करें, कुछ खाना वाना बांधे, मैं शहजादियों को तलाश करने जा रहा हूँ। माँ को ओलिव की इस बात पर सख्त हैरत हुई। उसका बेटा जो दिन भर बेकार पड़ा चारपाई तोड़ता रहता था, ऐसा मुश्किल काम करने के लिए कैसे तैयार हो गया। उसने मजेदार चीजें पकाकर
पोटली में बांध दी, बेटे को गले लगाकर चूमा और दुआएं देकर रुखसत किया। ओलिव ने खाने की पोटली डंडे के सिरे पर बांधी और डंडा कंधे पर रखकर निकल खड़ा हुआ। वो जल्दी जल्दी कदम उठाता उन वादियों को पार कर गया जिनको वो अच्छी तरह जानता था, और फिर उस पहाड़ के करीब पहुंचा जो ज्यादा दूर ना था। वो होले होले उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। कभी रास्ता घूमकर ऊपर चढ़ता और कभी घूमकर नीचे किसी वादी में निकल जाता। इसी तरह चलते चलते कई दिन, कई हफ्ते और कई माह गुजर गए। बाज़-औक़ात रास्ता लंबे लंबे दरख्तों वाले खामोश और घने जंगलों में से गुजरता। कभी रास्ते में बड़े बड़े आबशार और दरिया आते, कभी लंबी चौड़ी झीलें आती। इन झीलों पर झुकी हुई चट्टानें अजीब मंजर पेश करती थीं। ओलिव झीलों के किनारे रुक जाता और शफाफ पानी से मुंह धोकर हरी घास पर बैठ जाता। माँ का दिया हुआ खाना निकाल कर खाता और साफ सुथरे पानी से प्यास बुझाता। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर चल पड़ता। ये खाना कितने दिन चलता, आखिर खत्म हो गया। अब ओलिव किसानों के मकानों में चला जाता और उनसे दूध रोटी लेकर खा लेता। किसान उसके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आते और उसकी हर तरह की मदद करते। जब उन्हें पता चलता कि वो खोई हुई शहजादियों को ढूंढने जा रहा है तो वो और भी मेहरबान हो जाते, क्योंकि शहजादियों के लिए हर शख्स के दिल में हमदर्दी थी। वो ओलिव को दुआओं के साथ रुखसत करते और कुछ दिनों का खाना साथ कर देते। एक दिन चलते चलते शाम हुई तो ओलिव ने सोचा कि अब आगे नहीं जाना चाहिए। सामने जरा फासले पर एक वीरान सा घर नजर आया। वो उसकी तरफ बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज ना आई और न किसी ने दरवाजा ही खोला। ओलिव ने जोर जोर से आवाजें दी, कोई है, अंदर कोई है। कोई जवाब ना आया। आखिर उसने दरवाजे का कुंडा खोला और अंदर चला गया। अंदर कोई ना था। बड़ी अजीब बात है, ओलिव ने दिल ही दिल में कहा। ना मालूम लोग कहाँ चले गए। उसी वक्त बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। थोड़ी देर बाद सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ। वो इस कदर कमजोर और ज़ईफ था कि उसने दोनों हाथों में सोटियां पकड़ रखी थीं, जिनके सहारे वो मुश्किल से चलता था। बड़े मियाँ ने कमरे में दाखिल होते ही ओलिव से कहा, आदाब अर्ज है, गालबन तुम्हारा नाम ओलिव है? जी हाँ, यही मेरा नाम है, ओलिव ने जवाब दिया। वो हैरान था कि बड़े मियाँ उसका नाम कैसे जानते हैं। फिर बड़े मियाँ ने दरख्वास्त की, मैं कुछ देर यहाँ आराम कर लूं, बहुत थक गया हूँ, पैर दुख रहे हैं। क्यों नहीं बाबा जी, ओलिव ने जवाब दिया, लेकिन मैं तो खुद इस घर में अजनबी हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, बूढ़े ने हंसकर जवाब दिया और जेब से छोटा सा पाइप निकालकर उसमें तंबाकू भरा। फिर हवा में उंगली लहराई तो उंगली में शोला भड़क उठा। उस शोले से बड़े मियाँ ने अपना पाइप सुलगा लिया। ओलिव हैरान खड़ा था। पाइप का लंबा कश लेने के बाद बड़े मियाँ ने खांस कर गला साफ किया और बोले, नौजवान, क्या तुम मुझे 1 रुपया दे सकते हो? बड़ी भूख लगी है, मेरी जेब बिल्कुल खाली है। थकन और भूख ने मुझे बेहाल कर रखा है, और देखो मैं कितना बूढ़ा और कमजोर हूँ। ओलिव को अंदाजा हो चुका था कि बड़े मियाँ की मालूमात आम आदमी से ज्यादा हैं और वो गैब की बातें भी जानते हैं। उसने कहा, वो तो ठीक है कि आपकी हालत नाजुक है, मगर मेरे पास भी पैसा नाम की कोई चीज नहीं और न कभी थी। हाँ, खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत है, दोनों मिलजुल कर खा लेंगे। लेकिन बड़े मियाँ, आप एक काम करें, आप मेरे साथ लकड़ियाँ फाड़ें ताकि मैं आग जलाकर खाना गर्म करूं। बड़े मियाँ ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे लकड़ियाँ फाड़नी आती ही नहीं, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया और ना सीखने की जरूरत पेश आई। चलिए मैं सिखाता हूँ, ओलिव ने कहा। आदमी को हर काम आना चाहिए ताकि मुश्किल के वक्त अपनी मदद आप कर सके। ये कहकर ओलिव बड़े मियाँ को बाहर ले आया जहाँ लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठे पड़े थे। ओलिव ने कुल्हाड़ी घुमाकर एक लट्ठे पर मारी और बड़े मियाँ से कहा, अब आइए और देखिए कि कुल्हाड़ी ठीक जगह लगी है, और ये भी बताइए कि लकड़ी चिर भी गई है या नहीं, जरा गौर से देखिए। बूढ़ा लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसे आंखों से कम दिखाई देता था, इसलिए वो लट्ठे के ऊपर झुक गया ताकि अच्छी तरह देख सके। जो ही वो झुका, उसकी सफेद लंबी दाढ़ी चिरी हुई लकड़ी के बीच में आ गई। ओलिव ने बिजली की सी तेजी के साथ लकड़ी के शिगाफ में फंसी हुई कुल्हाड़ी खींच ली। लकड़ी का शिगाफ बंद हो गया। बूढ़ा लाख खींचता था, दाढ़ी बाहर ना निकलती थी। ओह ओह, बड़े मियाँ तड़पने लगे। वो जमीन पर पाँव मार रहे थे और गुस्से से चिल्ला रहे थे, छोड़ दो, मुझे जाने दो। आप जरूर जाइए, ओलिव ने कहा, लेकिन एक शर्त है। पहले मुझे ये बताइए कि तीनों शहजादियों पर क्या गुजरी और वो कहाँ हैं? मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, जल्दी बताइए। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं जानता तुम्हारे बादशाह की बेटियां कहाँ हैं। बूढ़ा अपनी दाढ़ी छुड़ाने के लिए हाथ पाँव मार रहा था और ओलिव
اس سے شہزادیوں کا اتا پتا پوچھنے پر اڑا ہوا تھا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ بوڑھا کمر کے بل جھکا تھک گیا تھا۔ لکڑی میں سے داڑھی کھینچنے کی کوشش سے اس کی سانس پھول گئی۔ کبھی سر کو آگے کر کے زور لگاتا، کبھی پیچھے کو کھینچتا۔ آخر تنگ آ کر بوڑھے نے ہار مان لی اور ہانپتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم جیتے میں ہارا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ تینوں شہزادیاں کہاں ہیں، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے اس شکنجے سے چھڑا دو گے۔ غور سے سنو، مشرق کی طرف منہ کر کے 3 دن 3 راتیں ناک کی سیدھ میں چلتے رہو تو ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ گے۔ یہاں تمہیں ایک گول چپٹا پتھر نظر آئے گا۔ اس پتھر کو اس کی جگہ سے ہلا دینا۔ یہ پتھر بہت بڑا اور بہت بھاری ہے۔ جب وہ اپنی جگہ سے ہٹے گا تو ایک گہرا اندھیرا غار نظر آئے گا۔ اس غار میں چلے جانا، ڈرنا ہرگز نہیں۔ ڈرے تو کام بگڑ جائے گا۔ ہمت سے کام لینا۔ نیچے جانے والی سیڑھیوں پر چلتے ہوئے تم کبھی آگ سے گزرو گے اور کبھی پانی پر سے۔ یہ رستہ بہت لمبا، بہت دشوار اور بڑا خطرناک ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ہمت سے کام لیا اور حوصلہ رکھا تو تمام مشکلات کا مقابلہ کر لو گے۔ یہ سن کر اولیو نے فوراً بوڑھے کو آزاد کر دیا اور مشرق کی طرف ناک کی سیدھ میں چل دیا۔ وہ جتنا تیز چل سکتا تھا چل رہا تھا۔ 3 دن 3 راتیں لگاتار چلنے کے بعد اولیو سب سے بلند پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ گیا، بالکل اسی جگہ جہاں بڑے میاں نے بتایا تھا۔ اسے بڑے میاں کے بتائے ہوئے پتھر کو تلاش کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ یہ پتھر سچ مچ بہت بڑا، چپٹا اور گول تھا۔ اولیو نے پتھر کو اس کی جگہ سے ہلانا شروع کر دیا۔ وہ اسے پوری طاقت سے کھینچتا تھا، دھکیلتا تھا، کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف سے۔ آخر اولیو نے سر سے پاؤں تک کا پورا زور لگا کر پتھر کو دھکیلا۔ پتھر پیچھے ہٹ گیا۔ نیچے گہرا اور اندھیرا غار تھا۔ اولیو نے گھٹنوں کے بل جھک کر نیچے جھانکا۔ راستہ نیچے دور تک چلا گیا تھا، مگر اندھیرا اس قدر تھا کہ کچھ صاف دکھائی نہ دیتا تھا۔ اچانک اسے بڑے میاں کے الفاظ یاد آ گئے، ہمت سے کام لینا، پھر مشکل نہ رہے گی۔ ساتھ ہی اس کو شہزادیوں کا خیال آیا جن کے بال سنہری دھوپ کی طرح چمکدار اور آنکھیں صاف آسمان کی طرح نیلی تھیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ اندھیرے میں کود گیا۔ اس کے پیر اپنے آپ نیچے ہی نیچے جا رہے تھے۔ پہلے تو وہاں گہرے اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا، پھر اچانک تیز روشنی ہو گئی۔ اولیو کو ایسے لگا جیسے وہ دہکتی آگ اور بھڑکتے شعلوں پر چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر یہ حالت رہی، پھر یوں احساس ہوا جیسے ٹھنڈے برف پانی میں کود گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے ہال کے فرش پر بیٹھا ہے۔ ہال میں مدھم روشنی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آگ اور پانی میں سے ہو کر آیا تھا، مگر اس کے کپڑے نہ تو جلے تھے اور نہ بھیگے تھے۔ ہولے ہولے اس کی آنکھیں دھیمی روشنی میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ ایک کونے میں کچھ سنہری اور روپہلی چیزیں پڑی دمک رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کونے کی طرف چلنے لگا۔ قریب جا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ سونے چاندی کے ڈھیر تھے۔ وہ ان ڈھیروں کو دیکھ رہا تھا تو اس کی نظر بائیں طرف دروازے پر پڑی۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے کھولا۔ دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ سامنے ایک کمرہ تھا۔ اس نے سر اندر کر کے غور سے دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کمرے کے بیچ میں سب سے چھوٹی شہزادی جیردہ سر جھکائے بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ چہرہ گھنے سنہری بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب اولیو نے دروازے پر دستک دی تو شہزادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک انسان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آہ! شہزادی کی آواز میں خوشی اور غم دونوں تھے۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے ہیں؟ کیا آپ کو پہاڑی جن اٹھا کر یہاں لایا ہے؟ شہزادی نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ میں آپ کو اور آپ کی بہنوں کو تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ میرا نام اولیو ہے۔ اولیو نے شہزادی کو بتایا۔ جیردہ دوڑ کر اولیو کے پاس آ گئی۔ آہ! تو تم ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو۔ شکر ہے، ملک میں کوئی تو ایسا بہادر ہے جو یہاں تک پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا ہم اس قید خانے سے کبھی زندہ سلامت نہیں نکل سکیں گے۔ شکر ہے کوئی تو چھڑانے آیا۔ شہزادی حیرت اور خوشی سے بولتی چلی گئی۔ اچانک شہزادی نے اولیو کا بازو پکڑ لیا اور کہا، نہیں، میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ فوراً چلے جاؤ۔ اگر جن نے دیکھ لیا تو تمہیں کچا چبا جائے گا۔ جلدی کرو، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اولیو نے نرمی سے شہزادی کے ہاتھ کو تھپ تھپایا اور کہا، شہزادی، میں یہاں آپ کو اور آپ کی بہنوں کو جن کی قید سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ میں اس ظالم اور مکار جن کو جان سے مار دوں گا جس نے آپ کو اتنی مدت سے قید کر رکھا ہے۔
शहजादी जेरदा खुशी से दीवानी हुई जा रही थी। कहने लगी, तुम कितने बहादुर हो। अब हमें जल्दी से कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जिन आने ही वाला है। वो तलवार ले लो जो सामने दीवार पर लटक रही है, जरा घुमाकर देखो, तुम उसे चला भी सकते हो या नहीं। ओलिव ने पूरा जोर लगाकर तलवार को उतारना चाहा, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच ना हिली। वो बहुत मायूस हुआ। तलवार चलाने की बात तो अलग रही, वो तो उसे दीवार तक उतार भी ना सकता था। उसने बार बार कोशिश की, मगर सब कोशिशें बेकार गईं। यूं लगता था तलवार दीवार पर लटक नहीं रही, उसके अंदर गड़ी हुई है। ओलिव का चेहरा उतर गया। जेरदा उसको उदास देखकर इस तरह चिल्लाई जैसे कोई अहम बात याद आ गई हो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, ये तलवार के पास सींग लटक रहा है ना, इसमें शरबत है, एक घूंट पी लो, फिर तुम में तलवार उतारने की ताकत आ जाएगी। ओलिव ने झट से सींग उतारा और शरबत का बड़ा सा घूंट भरा। अब उसने एक ही हाथ से तलवार उतार ली और सर के ऊपर घुमा कर देखा। शहजादी, देखो देखो, मैं इसे घुमा सकता हूँ। उसी वक्त हर तरफ भयानक शोर फैल गया। यूं लगता था आंधी, तूफान, गरज, कड़क सब इकट्ठे होकर छोटे से कमरे में आना चाहते हैं। शहजादी जोर से चिल्लाई, जल्दी करो, जल्दी, दरवाजे के पीछे छुप जाओ। कमरे का दरवाजा जोर जोर से कांपने लगा। फिर धाड़ धाड़ करता एक बहुत बड़ा जिन अंदर आ गया। उसके 3 सर थे। वो इतना लंबा था कि उसके सर छत से टकराते थे। चलता था तो पूरा घर डोलने लगता था। हो आदम वो, जिन जोर से धाड़ा। हाँ, ओलिव ने दरवाजे के पीछे से जवाब दिया, तुम्हें अभी पता चलता है। ये कहकर वो कूद कर मेज पर चढ़ गया और जब जिन उस पर झपटने के लिए आगे को झुका तो उसने तलवार घुमाकर एक ही वार में उसके 3 सर तन से जुदा कर दिए। शहजादी जेरदा जिनकी मौत पर खुशी से नाचने लगी। ओलिव भी खुश था। कुछ देर तो उन्हें कुछ भी याद न रहा। जिनकी मौत बहुत बड़ी बात थी। अब दूसरी शहजादियों को छुड़ाना चाहिए। जेरदा ने ओलिव से कहा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी दोनों दूसरी बहनें कहाँ हैं? वो कहीं दूर हैं या नजदीक ही? ओलिव ने पूछा। जेरदा ने ठंडी आह भरकर कहा, वो यहाँ से बहुत दूर हैं। अगर तुम मशरिक की जानिब 3 दिन और 3 रातें नाक की सीध में चलते रहो तो उस जगह पहुंच जाओगे जहाँ मेरी मंजली बहन एलिज़ाबेथ कैद है। लेकिन ओलिव, मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, आप साथ नहीं चलेंगी। रास्ते में बड़ी तकलीफें और मुश्किलें पेश आएंगी। आप यहाँ रहकर मेरी वापसी का इंतजार करें। जेरदा ने उदासी से कहा, अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। जेरदा चाहती थी कि ओलिव उसे अकेला छोड़कर ना जाए, लेकिन बहनों से मिलने के ख्याल से वो खुश हो गई और जोश से बोली, खुदा हाफिज, मैं तुम्हारी कामयाबी की दुआ करती रहूंगी। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। जाओ, अल्लाह के हवाले। ओलिव फिर 3 दिन और 3 रातें लगातार मशरिक की समत नाक की सीध में चलता रहा। उसने एक जिन को कत्ल करके शहजादी जेरदा को उसकी कैद से छुड़ा लिया था। अब उसको उम्मीद थी कि वो दूसरे जिन को भी मौत के घाट उतार देगा। सुनहरी बालों और नीले आंखों वाली जेरदा का ख्याल उसे आगे बढ़ने का जोश दिला रहा था। वो जल्दी जल्दी मुहिम सर करके छोटी शहजादी जेरदा के पास वापस आना चाहता था। उसकी हिम्मत और हौसला पहले से कहीं ज्यादा जवान था। जब 3 दिन और 3 रातों का सफर खत्म हुआ तो वो एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा था। ये दरवाजा पहले जिन वाले दरवाजे जैसा था, लेकिन कुछ बड़ा और भारी दिखाई देता था। ओलिव ने दरवाजे को अच्छी तरह देखा, बाला और फिर जोर से धक्का दिया। दरवाजा चौपट खुल गया। सामने एक बहुत बड़ा लेकिन वीरान कमरा नजर आया। उसमें सुनहरी बालों वाली शहजादी सर झुकाए बैठी रो रही थी। इस मर्तबा ओलिव हैरान न हुआ। ये शहजादी एलिज़ाबेथ थी। जो ही दरवाजा खुला, शहजादी ने अपना गमगीन चेहरा उठाकर ओलिव की जानिब देखा। अपने सामने एक इंसान को देखकर वो हैरान रह गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादी ने पूछा। मेरा नाम ओलिव है और मैं आपको जिनकी कैद से रिहाई दिलाने आया हूँ। आपकी छोटी बहन जेरदा जिनकी कैद से आज़ाद हो चुकी है। ओलिव ने बड़े अदब से जवाब दिया। सच? शहजादी को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। सच? तुमने जिनको कत्ल कर दिया? सचमुच मेरी बहन आज़ाद हो गई? कितनी हैरत की बात है। तुम सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच। आप खुद चलकर अपनी आंखों से देख लें। ओलिव ने कहा। तुम बड़े बहादुर हो। मैंने तुम जैसा बहादुर कभी देखा ना सुना। अब हमें होशियार हो जाना चाहिए। जिनके आने का वक्त हो गया है। तुम वो तलवार ले लो जो सामने की दीवार पर लटक रही है, और हाँ, उसको जरा घुमा फिरा कर भी देख लो। सुना है बहुत भारी है। ओलिव ने झपट कर दीवार पर से तलवार उतारनी चाही। दोनों हाथों से जोर लगाया, मगर तलवार जहाँ थी वही रही, जरा भी इधर उधर ना हुई। बेचारा ओलिव कुछ मायूस सा हो गया।
उसे उदास देखकर एलिज़ाबेथ बोली, ओह मैं तो भूल ही गई। यूं करो कि तलवार के पास दीवार पर जो सींग लटक रहा है उसमें से थोड़ा सा शरबत पी लो। उसके पीते ही तुम में ताकत आ जाएगी और फिर आसानी से तलवार उठा सकोगे। ओलिव ने झट सींग उतारा और उसमें से थोड़ा सा शरबत पिया। एकदम उसके बदन में बिजली सी दौड़ने लगी। तलवार पर हाथ डाला तो ऐसे लगा जैसे उसका कोई वजन ही नहीं। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़कर घुमाई। अब वो उसे इस्तेमाल कर सकता था। फिर उसने एक और घूंट भरा और तलवार सौंध कर तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद फिजा में खौफनाक गड़गड़ाहट हुई। यूं लगता था जैसे दो बड़े बड़े हैबतनाक पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। जल्दी करो जल्दी, एलिज़ाबेथ ने ओलिव को खबरदार किया। दरवाजे के पीछे छुप जाओ, जिन आ गया है। ओलिव अभी दरवाजे के पीछे हुआ ही था कि दरवाजा एक धमाके के साथ खुल गया और जिन भद भद करता कमरे में दाखिल हुआ। ये पहले जिन से कहीं बड़ा था। उसके 3 की बजाय 6 सर थे और कमरे की छत से टकरा रहे थे। वो कमरे में बड़ी मुश्किल से कंधे झुका कर चल रहा था। सीधा चलता तो सर छत फाड़ कर बाहर निकल जाते। वो सांस लेता तो यूं लगता कि दरवाजे और खिड़कियां टूट जाएंगी। उसने आते ही कहा, आदम बू, यहाँ कोई है? उसकी आवाज से कमरा गूंजने लगा। हाँ है, अभी पता चल जाता है कि कौन है। ओलिव ये कहकर एक ऊंची कुर्सी पर चढ़ गया और फिर वहां से मेंटल पीस पर कूद गया। फिर तलवार के दस्ते को मजबूती से थाम कर जोर से घुमाया और एक ही वार में जिन के 6 सर काट कर अलग कर दिए। जिन के मरते ही दूसरी शहजादी भी आजाद हो गई। वो तालियां बजाती आगे बढ़ी और ओलिव का हाथ पकड़कर नाचने लगी। ओलिव ने कहा, अब मुझे आपकी तीसरी बहन को तलाश करना है। ये बताएं वो कहाँ कैद है? बहुत दूर। अफसोस ये सफर उतना ही लंबा है जितना तुम तय करके यहाँ पहुंचे हो। 3 दिन 3 रातें मशरिक की तरफ नाक की सीध में चलते जाओ तो इस मकान में पहुंच जाओगे जहाँ मेरी बड़ी बहन मारिया कैद है। मैं तो सोचकर कांप जाती हूँ, लेकिन तुम बड़े बहादुर हो। मुझे यकीन है कि तुम वहाँ पहुंच जाओगे और मेरी बड़ी बहन को जालिम जिन की कैद से छुड़ा लाओगे। मैं भी साथ चलती हूँ, शायद तुम्हारे काम आ सकूं। ओलिव ने कहा, आप फिक्र न करें, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। आपका साथ चलना ठीक नहीं। एलिज़ाबेथ ने ओलिव की बात मान ली और शुक्रिया अदा करके उसको सफर पर रवाना किया। ओलिव ने एलिज़ाबेथ को खुदा हाफिज कहा, कुछ खाने पीने की चीजें साथ दी और तीसरी शहजादी को आजाद कराने के लिए चल दिया। वो 3 दिन 3 रातें मशरिक की समत नाक की सीध में चलता रहा। अब उसकी चाल में पहले से भी ज्यादा तेजी थी। 2 मुश्किल मुहिम में सर हो चुकी थी और तीसरी मुहिम सर करने के बाद उसकी मंजिल करीब आने वाली थी। सफर खत्म हुआ तो ओलिव एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा था। ये दरवाजा पहले 2 दरवाजों से ऊंचा और चौड़ा था। ओलिव ने दरवाजे पर पूरा बोझ डालकर जोर लगाया। वो आहिस्ता से खुल गया। सामने एक बड़ा सा कमरा था। उसमें मध्यम रोशनी हो रही थी। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि छत तक नजर नहीं पहुंचती थी। ओलिव ने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। पहली नजर में शहजादी कहीं नजर न आई। जब आंखें अंधेरे से मानूस हो गईं तो पता चला कि शहजादी एक कोने में फर्श पर बैठी है। सर घुटनों में दिया हुआ है और सिसकियां ले लेकर रो रही है। ओलिव ने शहजादी को सलाम किया तो उसने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो और इस खौफनाक जगह क्या लेने आए हो? मेरा नाम ओलिव है, मैं आपको जिन की कैद से छुड़ाने आया हूँ। ओलिव ने बताया। क्या ये सच है? क्या वाकई तुम मुझे रिहाई दिलाने के लिए आए हो? क्या दुनिया में ऐसे बहादुर लोग भी हैं? मुझे यकीन नहीं आता, मारिया हैरान होकर कह रही थी। ओलिव ने बताया कि वो उसकी दोनों छोटो बहनों को रिहाई दिला चुका है। वो दोनों जिन मर चुके हैं जिन्होंने शहजादियों को कैद कर रखा था। मेरी बहनों का क्या हाल है? वो ठीक तो हैं? और क्या दोनों जिन वाकई मर चुके हैं? मारिया को यकीन ना आता था। आप यकीन करें, मैंने दोनों जिनों को मौत के घाट उतार दिया है और अब इस जिन का खात्मा करने आया हूँ जिसने आपको कैद कर रखा है। मारिया ने भी अपनी बहनों की तरह ओलिव को दीवार पर लटकती हुई तलवार उतारने के लिए कहा। ये तलवार बहुत ही बड़ी थी। पहली तलवारें जिनसे ओलिव ने जिनों को कत्ल किया था भी आम तलवारों से कहीं बड़ी थी, मगर इस तलवार की बात ही दूसरी थी। यूं लगता था कि दीवार पर लोहे का शहतीर लटक रहा है। ओलिव ने तलवार उतारने की कोशिश की तो वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिली। उसने पूरा जोर लगाकर हिलाया मगर बेसुध। मायूस होकर वो खड़ा हो गया। शहजादी मारिया को अचानक कोई बात याद आई। वो बोली, ओह याद आया, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। ये दीवार पर जो सींग लटका हुआ है, इसमें से थोड़ा सा शरबत पी लो। शरबत पीकर बड़ी आसानी से तुम तलवार उठा लोगे। जल्दी करो, जिन आने ही वाला है। ओलिव ने फौरन सींग उतारा और जल्दी से शरबत का घूंट भरा। फिर तलवार उतारने के लिए हाथ बढ़ाया मगर वो सिर्फ हिल सकी, उतरी नहीं।
अभी ओलिव में इतनी ताकत नहीं आई थी। उसने फिर 2 घूंट पिए। अब वो तलवार उठा सकता था मगर घुमा नहीं सकता था। उसने शरबत के 3-4 घूंट और पिए और वो तलवार को घुमा भी सकता था। जो ही ओलिव ने तलवार पकड़कर हवा में लहराई, एक खौफनाक गर्ज सुनाई दी। ओलिव को ऐसा लगा जैसे जबरदस्त जलजला आ गया है। शहजादी मारिया भागकर ओलिव के करीब आ गई और उसे दरवाजे के पीछे धकेल दिया। फिर उसके हाथ पर मुंह रखकर जोर से बोली, यहीं छुपे रहो, जरा भी हिले तो काम खराब हो जाएगा। मैं जिन को सुला दूंगी, तुम उसको सोते में कत्ल कर देना। फिर वो दौड़कर कमरे के दरमियान में चली गई। उसी वक्त धमाके से कमरे का दरवाजा खुला और एक हैबतनाक जिन भारी भारी पांव जमीन पर मारता अंदर दाखिल हुआ। उसके 9 सर थे, लेकिन इन 9 भयानक सरों के दरमियान सिर्फ एक ही आंख थी। ओहो! जिन गरजा। ओलिव ने तलवार के दस्ते को मजबूती से थाम लिया और फर्श पर पड़े हुए कालीन को सख्ती से पकड़ लिया। जिन के गरजने से ऐसे लगा जैसे कमरे की हर चीज उड़ जाएगी। जिन धाड़ रहा था, आदम्बू आदम्बू, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है? मारिया ने नरमी से जवाब दिया, आज दोपहर यहाँ एक लड़का आया था और मैं उसे तुम्हारे खाने के लिए पका रही हूँ। तुम बहुत थके हुए लगते हो, थोड़ी देर लेटकर आराम कर लो, इतने में मैं खाना तैयार करती हूँ। जिन ने दहशतनाक आवाज में कहा, अच्छा, और फिर आराम करने के लिए कालीन पर लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई और अपनी 9 नाकों से खराटे लेने लगा। ओलिव चुपके से दरवाजे के पीछे से निकला और तलवार सौंध कर सोए हुए जिन के सरहाने जा खड़ा हुआ। फिर उसने पूरी ताकत से तलवार लहराई और देवों के सरों पर ऐसा भरपूर वार किया कि 8 सर कट कर दूर जा गिरे। एक सर फिर भी बच गया। जिन हाय हाय करता जाग उठा और ओलिव पर झपट पड़ा। वो उसको अपने तनूर जैसे बड़े हलक में उतार लेना चाहता था, लेकिन ओलिव बिजली की सी तेजी से परे हट गया और एक दफा फिर तलवार लहराकर जिन के 9वें सर पर मारी। तलवार का वार ठीक पड़ा, जिन का आखिरी सर भी कट गया। अब तीनों शहजादियां मारिया, एलिजबेथ और जेरदा हैरान थीं और आजाद थीं। ओलिव ने शहजादी मारिया का हाथ पकड़ा और दोनों इतना तेज दौड़े जैसे हवा के घोड़े पर सवार हों। उनकी मंजिल वो मकान था जहां मंजली बहन एलिजबेथ उनका इंतजार कर रही थी। वो तब से दरवाजे में खड़ी थी। ओलिव और मारिया को आते देखकर एलिजबेथ को अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने आंखें मलमल कर देखा, ये ख्वाब है या हकीकत। जब उसे यकीन हो गया कि मारिया और ओलिव सचमुच आ गए हैं तो वो बाहें फैलाए बेतहाशा उनकी तरफ दौड़ी और अपनी बहन से लिपट गई। तीनों बेहद खुश थे, मगर उनकी खुशी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, क्योंकि अभी छोटी बहन जेरदा उनसे कोसों दूर थी। जेरदा का ख्याल आते ही तीनों फिर सफर पर रवाना हो गए। बेचारी जेरदा बहनों की वापसी की राह तक रही थी। दूर से ओलिव और बहनों को घर की तरफ आते देखा तो जोश में आकर खुद उनकी तरफ दौड़ने लगी और उनको रास्ते में ही जा लिया। बहनों के गले लगकर खूब रोई। बहनें भी आंसू बहा रही थीं, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। जेरदा बहनों से मिल मिलाकर ओलिव की तरफ बढ़ी और बड़ी बहनों को आज़ादी दिलाने का शुक्रिया अदा किया। फिर चारों घर के अंदर गए। जेरदा ने बड़ी बहनों को सोने चांदी के ढेर दिखाए। चारों ने मिलकर थैलों में सोने चांदी की ईंटें भरी। शहजादियों ने अपनी जेबों में भी सोने चांदी भर लिया। खाने पीने का सामान जेरदा ने पहले से तैयार करके रखा था। उन्होंने अपने अपने हिस्से का बोझ उठाया और चल पड़े। ओलिव ने शहजादियों को बताया कि रास्ते में उन्हें आग और पानी में से गुजरना होगा। उसने शहजादियों से कहा, डरने की कोई बात नहीं, हौसला रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा। तीनों शहजादियां अपने माँ बाप से मिलने के लिए बेताब थीं और उसके लिए ये रास्ते की हर तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार थीं। ओलिव उनको लेकर उस हाल में गया जिसमें वो आते हुए दाखिल हुआ था। यहाँ सीढ़ियाँ थी जो घूमकर ऊपर चढ़ती थीं। घुप अंधेरा था, मगर चारों लापरवाही से हंस रहे थे। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े ऊपर चढ़ने लगे। ओलिव आगे आगे था। अचानक वो ठंडे बर्फ जैसे पानी के तेज बहाव में चले गए। उसमें डुबकियां खाते, हाथ पांव मारते आगे ही आगे बढ़ते रहे थे। उसके फौरन बाद वो भड़कती हुई आग के ऊपर तैरते हुए जा रहे थे। यहाँ हर तरफ लाल शोले नाच रहे थे। रोशनी से आंखें चुंधिया रही थीं। फिर एकदम गहरे अंधेरे में आ गए। उसके बाद उन्हें यूं लगा जैसे वो बिल्कुल साकित खड़े हैं। उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो तो सबसे बुलंद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं। यहाँ चारों तरफ खुली फिजा थी। ऊपर नीला आसमान था, शोर मचाती नदियां थी और रंग बिरंग परिंदे थे। ओलिव खुशी से झूमकर चीखा, ये तो वही जगह है जहाँ से मैं अंदर दाखिल हुआ था। ठहरिए, हम अभी बाहर निकलते हैं। एक लम्हे में उसने गार के दहाने पर पड़े भारी गोल और चपटे पत्थर को परे सिरका दिया। अब वो रोशनी में थे। अब उनकी तमाम मुसीबतें खत्म हो गई थी।
यहाँ से वो हंसते गाते नाचते शाही महल की तरफ रवाना हुए। महल के मीनार पर खड़े पहरेदार को दूर 4 छोटे छोटे नुक्ते से दिखाई दिए। पहले ये नुक्ते हौले हौले बड़े होते गए और पहरेदार को बोनों की तरह की कोई मखलूक नजर आने लगी। जब जरा और करीब आए तो पहरेदार ने तीनों शहजादियों को पहचान लिया। जब वो महल के दरवाजे के पास पहुंचे तो महल में नक्कारे बजने लगे। बिगल की आवाज बुलंद हुई। महल की छतों पर झंडे लहरा दिए गए। गर्ज महल में रहने वाला हर शख्स खुशी से दीवाना हो गया। बूढ़ी मलका और बादशाह अपनी प्यारी बेटियों को जिंदा सलामत देखने की उम्मीद खो बैठे थे। खुशी के मारे उनके आंसू थमते ही न थे। 3 हफ्तों तक मुल्क भर में जश्न मनाया गया। महल में बहुत बड़ी ज़ियाफत का इंतजाम किया गया। लोग नाचते थे और गाते थे। बहादुर ओलिव का नाम हर जबान पर था। सारे नार्वे में उसकी धूम मची हुई थी। ओलिव की बूढ़ी माँ को अब पता चला कि उसका चुप चुप रहने वाला बेटा कितना अक्लमंद और बहादुर है। उसको अपने बेटे पर फख्र था। खुशी के मारे उसके मुंह से अल्फाज ना निकलते थे। ओलिव भी खुश था, लेकिन उसे असली खुशी तब हुई जब बादशाह ने अपनी छोटी बेटी जेरदा की शादी उसके साथ कर दी। बादशाह ने वादे के मुताबिक अपनी आधी सल्तनत और आधा खजाना भी ओलिव के स्पुर्द कर दिया। बड़ी बहनों की शादियां भी अच्छी अच्छी जगह कर दी गईं और सब अपने अपने घरों में हंसी खुशी रहने लगे। नेक दिल चुड़ैल। नार्वे में चुड़ैलों को हेल्डर कहते हैं। ये कहानी उन्हीं चुड़ैलों की है। भूतनियाँ या चुड़ैलें बेहद बदसूरत और डरावनी होती हैं। उन्हें जादू और मंत्र भी आता है, इसलिए वो बड़ी ताकतवर होती हैं और जो चाहे कर सकती हैं, जहाँ चाहे जा सकती हैं। ये तादाद में बहुत कम है, इसलिए बहुत कम लोगों को नजर आती हैं। गर्मियों की खामोश दोपहर में ये चुड़ैलें जंगल के उस हिस्से में सैर करने निकलती हैं जहाँ कुछ खुली जगह हो, घास उगी हुई हो और मवेशी चरने आते हों। ऐसी जगह पर कभी कभी चरवाहों की मुलाकात इन चुड़ैलों से हो जाती है। चुड़ैलें उनसे मीठी मीठी बातें करती हैं और कहती हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सोने चांदी के पहाड़ों में ले जाएंगे, जन्नत की सैर कराएंगे। चरवाहे बेचारे सीधे सादे होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और उनके साथ चल पड़ते हैं। चुड़ैल चरवाहे को अपने मकान में ले जाती है तो घर में दाखिल होते ही उसकी शक्ल बदल जाती है। काला स्याह रंग, लाल अंगारा सी आंखें, लंबे लंबे पीले दांत, मोटे मोटे लटके हुए नीले होंठ, लोहे की तारों की तरह अकड़े हुए बाल और हलक से खरखर की निकलती हुई खौफनाक आवाज। खैर, मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। चुड़ैल की एक खास निशानी होती है। अगर आपकी मुठभेड़ किसी चुड़ैल से हो जाए तो आप उसके पीछे जाकर देखें। उसकी दुम होगी गाय की दुम जितनी लंबी और उतनी ही मोटी। उस दुम को चुड़ैल ना उतार कर फेंक सकती है और ना किसी तरह छुपा सकती है। वो कोई भेस बदले, दुम नजर आती रहेगी। चुड़ैलें कई कई रूप धार सकती हैं। कभी खूबसूरत शहजादी बन गई, कभी रंग बिरंग की चिड़ियाँ। वो अपनी जादू की गोल टोपी सर पर रखकर नजरों से ओझल हो जाती हैं और किसी को नजर नहीं आती। भूतने जंगलों और वीरानों में रहना पसंद करते हैं, मगर उनकी बेटियां यानी चुड़ैलें अक्सर शाम के वक्त जंगलों से बाहर आबादियों के करीब भी आ जाती हैं। उन्हें इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। सुना है किसी जमाने में वो नन्हे मुन्ने बच्चों को झूले में से उठाकर ले जाया करती थी और उसकी जगह अपना काल कलोटा बदशक्ल जिद्दी बच्चा छोड़ जाया करती थी। भूतनियों के ये बच्चे हर वक्त रोते रहते थे। इतना खाते कि पेट ही ना भरता। सारा दिन और सारी रात खाने को मांगते और चीख चीख कर आसमान सर पर उठाए रखते। एक दफा का जिक्र है, नार्वे के किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। उनका एक प्यारा सा बच्चा था जिस पर वो जान छिड़कते थे। सख्त गर्मी का मौसम था और घास की कटाई के दिन थे। एक दिन वो मुन्ने को खेतों में ले गए। माँ ने सोचा, काम भी करूंगी और बच्चे को भी देखती रहूंगी, भूख लगेगी तो दूध पिला दूंगी। जब दिन ढला और आग के गोले जैसा सूरज मगरबी पहाड़ियों के पीछे डूबने लगा तो किसान और उसकी बीवी ने अपना काम खत्म किया और वापस जाने लगे। बच्चा दिन भर दरख्तों के झुंड में नरम नरम घास के ढेर में लेटा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी माँ और कभी बाप उसको देख लेता था। माँ दूध भी पिला आती थी। बच्चा खुशी से किलकारियां मारता हुआ खेल रहा था। लेकिन जब माँ ने उस बच्चे को उठाना चाहा तो उसका दिल धक से रह गया। उसके राज दुलारी की जगह एक छोटा सा सूखा मरियल काल कलोटा बदशक्ल भूतना लेटा चीख रहा था। माँ फौरन समझ गई कि किसी चुड़ैल ने बच्चा बदल लिया है। माँ बाप का गम से बुरा हाल हो गया। करें तो क्या करें। लगता था माँ तो मुन्ने की जुदाई में पागल हो जाएगी। दोनों मियाँ बीवी रातों को उठ उठ कर बच्चे को तलाश करने लग जाते। एक पल को नींद न आती थी। फिर उनको एक तरकीब सूझी जिससे मुन्ने को वापस लाया जा सकता था।
لیکن یہ ترکیب ایک ماں کے لیے بے حد مشکل تھی۔ ماں تو کسی کے بچے کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کو اپنا دل پتھر کرنا پڑا۔ اس نے چڑیل کے بچے کو دن بھر نہ پیار کیا، نہ کھلایا پلایا۔ وہ بلک بلک کر روتا رہا اور ماں کو بلاتا رہا۔ کسان کی بیوی نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تاکہ بچے کے رونے سے اس کا دل نہ پگھلے۔ اسے یقین تھا کہ بچہ اس طرح روئے گا تو چڑیل جہاں بھی ہوگی اس کی چیخیں سن کر ضرور آئے گی اور اس کو اٹھا کر لے جائے گی۔ ماں چاہے انسان ہو یا بھوتنی، آخر ماں ہوتی ہے۔ آخر وہی ہوا جو کسان کی بیوی نے سوچا تھا۔ ایک دم تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے، دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگیں۔ پھر کمرے کا دروازہ دھڑ سے بند ہوا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کسان کی بیوی چپ چاپ دبے پاؤں پالنے کی طرف گئی۔ اس کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ پالنے میں اس کا اپنا پیارا منا منہ میں انگوٹھا لیے مزے سے سو رہا تھا اور بھوتنی کا بچہ غائب تھا۔ مننے کو دوبارہ پا کر ماں باپ کو نئی زندگی مل گئی۔ وہ محبت سے بچے کو چومتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ خزاں کے موسم میں کسان کا سب سے بڑا بیٹا ڈیوڈ پہاڑیوں پر بھیڑیں چرانے گیا۔ اس کی عمر یہی کوئی 15-16 برس کی تھی۔ بھیڑیں چرانے تو وہ ہر روز جاتا تھا اور وقت پر گھر لوٹ آتا تھا، مگر آج دیر ہو گئی، وہ واپس نہ آیا۔ جوں جوں اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، ماں باپ پریشان ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دے لی کہ ڈیوڈ آخر لڑکا ہے، کہیں سیر تفریح کرنے نکل گیا ہوگا، دوست مل گئے ہوں گے، جنگلی بیر اسے بہت پسند ہے، بیر کھانے چلا گیا ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے ساری رات گزر گئی، ڈیوڈ واپس نہ آیا۔ اگلے دن کسان صبح ہی صبح بیٹے کو تلاش کرنے چل پڑا۔ اس کے ساتھ اس کے ہمسائے اور رشتے دار بھی تھے۔ اسے ڈر تھا کہ ڈیوڈ کو بھوتوں نے پکڑ لیا ہے، اس لیے جتنے آدمی زیادہ ہوں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ گاؤں کے گرجا گھر کا بڑا گھڑیال بھی لے لیا تھا۔ جنگل کا کونا کونا چھان مارا، مگر ڈیوڈ کا کہیں نشان تک نہ ملا۔ ہاں، اس کی بھیڑ بکریوں کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں، جگہ جگہ خون کے نشان بھی تھے۔ لگتا تھا کہ بیچاری بھیڑ بکریوں کو شیر اور بھیڑیے چیر پھاڑ کر کھا گئے۔ جنگل میں ڈھونڈنے کے بعد وہ پہاڑیوں پر چلے گئے جہاں گھنے جنگل تھے۔ وہ زور زور سے پکارتے جا رہے تھے، ڈیوڈ ڈیوڈ بیٹے تم کہاں ہو؟ سارا دن ڈھونڈتے پھرے، رات ہو گئی تو تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا، ڈیوڈ کہیں نہ ملا۔ شام کے وقت وہ گرجا گھر کا گھڑیال بجاتے ایک اونچی پہاڑی پر چڑھے۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے اتنے زور سے گھڑیال بجایا کہ ارد گرد پھیلی ہوئی پہاڑیاں اور وادیاں گونج اٹھیں۔ سورج ڈوبا تو باپ کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ اب ڈیوڈ کے ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اچانک ایک بوڑھا جو ان کے ساتھ تھا زور سے بولا، مل گیا مل گیا، وہ دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ ڈیوڈ پھولوں کی ایک جھاڑی کے سائے میں سو رہا ہے۔ وہ سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ہر شخص پوچھ رہا تھا، 1000 قسم کے سوالات کر رہا تھا۔ سب ایک ساتھ چیخ رہے تھے، تم یہاں کیسے پہنچے؟ تمہیں گھڑیال کی آواز سنائی نہیں دی؟ تم یہاں آرام سے سوئے ہوئے ہو اور گھر والوں کی نیندیں حرام ہیں، کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ عجیب لڑکے ہو، نہ گھر یاد آیا نہ گھر والے۔ انہوں نے ایک ساتھ بے شمار سوال کر دیے، لیکن ڈیوڈ ان کی طرف ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا، منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ یوں لگتا تھا گونگا بہرا ہو گیا ہے۔ آنکھیں دور کسی اور جگہ کو دیکھ رہی تھیں اور چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کان کسی غیبی آواز پر لگے ہوئے تھے جس کو دوسرے آدمی نہیں سن سکتے تھے۔ شاید وہ چڑیلوں کا گانا سن رہا تھا۔ لوگ ڈیوڈ کو واپس گاؤں تو لے آئے، مگر اب وہ پہلے جیسا ڈیوڈ نہ تھا۔ گاؤں کے رہنے والے اسے دیکھ کر بہت افسوس کرتے، اس کے پاس سے گزرتے تو ایسے ڈرتے جیسے وہ پاگل ہو۔ اصل میں ڈیوڈ چڑیلوں کے گھر سے ہو کر آیا تھا۔ چڑیلوں کے گھر بھی جنوں بھوتوں جیسے ہوتے ہیں، خوفناک اور اندھیرے۔ ڈیوڈ بیچارہ وہاں سے آ کر انسانوں کی دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا۔ دیکھنے والے اس پر ترس کھاتے تھے۔ اس واقعے کے بعد کسان نے سوچا کہ اب اس گاؤں میں رہنا ٹھیک نہیں۔ چڑیل نے پہلے ایک بیٹے کو اٹھا کر لے گئیں، وہ واپس آیا تو دوسرے بیٹے کو لے گئیں۔ بس کسی اور جگہ چل کر رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر کسان نے اپنے کھیت بیچے اور بیوی بچوں کو لے کر کہیں دور چلا گیا۔ وہاں جا کر زمین خرید لی، نیا مکان بنا لیا، لیکن مکان بناتے ہوئے وہ زمین میں کلہاڑی گاڑنا بھول گیا۔ ناروے میں ایک پرانی رسم ہے کہ جب مکان بنانا شروع کیا جاتا ہے تو اس کی بنیادوں میں کلہاڑی ضرور گاڑی جاتی ہے۔ کلہاڑی گاڑنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر اس جگہ چڑیلیں، بھوت یا جن رہتے ہوں تو اگلی صبح کلہاڑی غائب ہوگی۔ لوگ اس جگہ مکان نہیں بناتے تھے جہاں سے گڑی ہوئی کلہاڑی غائب ہو جائے۔ کسان اس رسم کے بارے میں بالکل بھول گیا اور مکان بنا لیا، ساتھ ہی دانے بھوسے کے لیے اناج گھر بھی بنا لیا۔ اس اناج گھر میں اناج کے علاوہ مویشیوں کے چارے کے لیے گھاس بھی بھری جاتی تھی۔ سردیوں کے شروع میں گھاس اکٹھی کر لی جاتی
जो सारा साल काम आती। अब किसान के पास 4 गायें, 2 भेड़े और एक शानदार घोड़ा था। उसके दिन फिरने लगे। बीवी बच्चे खुश थे, पैदावार काफी थी और किसान को उम्मीद थी कि आइंदा साल फसल बिकने के बाद उसके पास काफी रुपया हो जाएगा। मौसम गर्मा खत्म होने वाला था। किसान खेतों में काम खत्म करके घर वापस आ रहा था और चलते चलते सोच रहा था कि अगले साल खेतों में क्या बोना चाहिए, किन चीजों में फायदा रहेगा और किन में नुकसान। इस किस्म की बातें उसके जहन में चक्कर लगा रही थीं। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि पैसे मिलते ही फलां तोहफा बीवी के लिए खरीदूंगा और फलां फलां शय बच्चों को दूंगा। वो मजे मजे से घर की तरफ बढ़ रहा था। मकान की छत पर बनी हुई चिमनी से धुआं निकल रहा था। उसका मतलब था कि बीवी रात का खाना तैयार कर रही है। अचानक एक सफेद दाढ़ी वाला भुतना किसान के रास्ते में आ गया और उसका हाथ पकड़कर अनाज घर की तरफ खींचता हुआ ले गया। किसान को इतनी मोहलत ही ना मिली कि वो बूढ़े के हाथ से अपना हाथ छुड़ा सकता। वो हैरान था कि ये बूढ़ा कौन है और कहाँ से आया है। थोड़ी देर बाद किसान अनाज घर के नीचे तहखाने में खड़ा था। ये तहखाना चुड़ैलों और भूतनों का घर था। देखो, भूतने ने गरज कर कहा, देखो, गौर से देखो, इधर देखो और उधर भी। उसने इधर उधर जगह जगह पड़े हुए गंदे पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गंदा पानी तुम्हारे अनाज घर से टपक रहा है। इसने मेरे घर को इतना गंदा कर दिया है कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। फिर किसान की तरफ मुंह करके सफेद दाढ़ी वाले भूतने ने नफरत से कहा, तुमने अपना मुन्ना हमसे वापस ले लिया, हमने कुछ नहीं किया। फिर बड़े बेटे को भी ले गए। हम खामोश रहे, लेकिन अब हद हो गई है। अगली सुबह किसान की आंख खुली तो वहाँ कुछ ना था। अनाज घर जलकर राख का ढेर बन चुका था। चुड़ैलें सिर्फ नन्हे मुन्ने बच्चों ही को चुरा कर नहीं ले जाती, वो बाजुकात खाने पीने की चीजें भी चोरी कर लेती हैं। मसलन दूध, दही, मक्खन, पनीर, चीनी, फल, रोटी, गर्ज जो चीज हाथ लगे ले उड़ती हैं। एक दफा कोई किसान अपने किसी दोस्त से मिलने उसके गांव जा रहा था। उस गांव का नाम था जिस्ताद। जिस्ताद में दाखिल होने से पहले घने जंगल में से गुजरना पड़ता था। किसान ने आधा जंगल पार किया तो लंबे लंबे दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। इन दरख्तों की वजह से जंगल में अंधेरा फैला हुआ था। कहीं कहीं सूरज की रोशनी सुनहरी धब्बों की सूरत में जमीन पर पड़ रही थी। यकायक किसान को किसी की आवाज सुनाई दी, जल्दी जाओ, आयर को बुलाओ, उसका बेटा जलने लगा है। आयर को समझाओ, दाएं ना देखो, बाएं ना देखो, सीधे भागते जाओ। गरीब किसान ये अजीब अल्फाज सुनकर हक्का बक्का रह गया। ऐसे लगता था कि आवाज कहीं करीब से आ रही है, लेकिन सामने कोई नजर न आता था। किसान आगे बढ़ता गया। जिस्ताद पहुंचकर ही दम लिया। सांस फूली हुई, पसीने में शराबोर, खौफ से कांपता हुआ। अजीब हालत थी उसकी। दोस्त ने खैरियत पूछी तो उसने जंगल में पेश आने वाला माजरा कह सुनाया। फिर वो नज़म भी सुनाई, जल्दी जाओ, आयर को बतलाओ, उसका बेटा जलने लगा है। आयर को समझाओ, दाएं ना देखो, बाएं ना देखो, सीधे भागते जाओ। जब किसान ने नज़म खत्म की तो साथ वाले कमरे से दर्दनाक चीखों की आवाज आई और फिर तो कमाल ही हो गया। उन्होंने देखा कि कमरे में से एक चीखती चिल्लाती चुड़ैल दौड़ी आ रही है। अपने दोनों हाथों को मरोड़ती वो बड़ी ही भयानक आवाज में रो रही थी। आह, ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। वो चिल्लाती हुई जंगल की तरफ भाग गई, लेकिन घबराहट में वो अपनी छोटी सी टोपी वहीं भूल गई जिसे पहनकर वो लोगों की नजरों से ओझल हो जाती थी। जब वो घर में दाखिल होती थी तो टोपी पहने हुए थी ताकि किसी को नजर ना आए। वो उस घर से केक, डबल रोटी, मक्खन, क्रीम और जैम वगैरह चुराने आई थी। लेकिन जो ही उसने किसान की जुबानी वो नज़म सुनी, सब कुछ छोड़ छाड़ जंगल को भागी। नज़म में उसे पैगाम दिया गया था कि वो अपने बेटे को जलने से बचाए। 2-3 दिन बाद का किस्सा है। वही किसान अपने खेत में काम कर रहा था। दोपहर का वक्त था। वो सोच रहा था कि अनाज घर में रख दे या यूं ही बाहर पड़ा रहने दे। अचानक उसे एक आवाज ने चौंका दिया। आवाज उसके बिल्कुल करीब से आ रही थी, मगर सामने कोई नजर न आता था। आवाज कह रही थी, किसान भाई, अनाज अंदर ले जाओ, कल मूसलाधार बारिश होगी। बहुत अच्छा। ये कहकर किसान ने हर तरफ गर्दन घुमा कर देखा, कोई नजर न आया। वो बड़बड़ाया, कैसी अजीब बात है। फिर उसने अनाज गाड़ी में भरा और घर ले गया। 4-5 फेरों में सारा अनाज घर पहुंच गया। अब सूरज गुरूब हो चुका था। उसने रोटी खाई और पढ़कर सो गया। अगली सुबह आंख खुली तो बाहर जोर की बारिश हो रही थी। इतना पानी बरस रहा था कि गलियों में नदियां बह रही थीं, पर नाले शोर मचा रहे थे। खिड़कियों और रोशनदानों में से बौछार अंदर आ रही थी। दिन भर मींह उसी जोर से बरसता रहा। रात हुई तो किसान ने अपने घर की खिड़कियां खोल दी और एक खिड़की में से खड़ा होकर जोर से बोला, मेरे दोस्त शुक्रिया, मेरे छुपे हुए मेहरबान, तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या ख्याल है,
اس کی آواز کا کوئی جواب آیا ہوگا، کوئی ہنسا ہوگا۔ ہاں، بظاہر یہ تیز ہوا اور بارش کا شور تھا، لیکن یہی ہوا اور بارش آئر چڑیل کا پیغام لائی تھی۔ وہ کسان کی شکر گزار تھی کہ اس نے وقت پر اس کے بیٹے کی خبر اسے پہنچا دی تھی، ورنہ وہ سچ مچ جل مرتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چڑیلیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔